की पहली जंग के बाद शहाबुद्दीन इतना शदीद ज़ख्मी हुआ कि उसको ठीक होने में 3 महीने लग गए। शहाबुद्दीन जब 3 महीनों बाद अफ़गानिस्तान वापस पहुंचा तो उसने सबसे पहले जंग से भाग जाने वाले अपने सिपाहियों और कमांडरों को गिरफ़्तार किया और उनको सख्त सज़ाएं दी। शहाबुद्दीन को इस हार ने इंतहाई गमगीन कर दिया था। इसने कसम उठा ली कि जब तक वो अपनी हार का बदला नहीं ले लेता, वो जंग के दौरान फटे हुए कपड़े नहीं उतारेगा, ना चारपाई पे सोएगा और ना ही किसी अपनी बीवी के नज़दीक जाएगा। शहाबुद्दीन अपनी कसम का पक्का निकला। वो ज़मीन पर सोता रहा। उस दिन के बाद कभी भी हरम में नहीं गया और ना ही वो फटे हुए कपड़े अपने बदन से अलग किए। वो इन कपड़ों के ऊपर से दूसरे कपड़े पहन लेता, मगर जंग के दौरान फटे हुए कपड़े अपने बदन के साथ ही रखता। पृथ्वीराज के पूरे हिंदुस्तान में बहादुरी और शुजाअत के डंके बज रहे थे। पृथ्वीराज चौहान पूरे हिंदुस्तान में सूरमा मशहूर हो गया था, जिसने अफ़गानियों को शिकस्त दी। इस दौर में कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी राजकुमारी शिवगीता की खूबसूरती और सुंदरता के चर्चे भी दूर दूर तक मशहूर थे। और राजकुमारी शिवगीता वाकई ही बहुत खूबसूरत लड़की थी। तारीख़ में रानी शिवगीता को तमाम हिंदू रानियों से ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर बताया जाता है। सारे हिंदू राजवाड़ों और सल्तनतों के राजा राजकुमारी शिवगीता पर दिल हारे बैठे थे, जबकि राजकुमारी शिवगीता पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी पर फ़रिश्ता हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगी थी और पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी, जिसकी खबर पृथ्वीराज चौहान को भी थी। मगर कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और अपनी बेटी की शादी भी पृथ्वीराज से नहीं करना चाहता था। कन्नौज के राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी शिवगीता का स्वयंवर रचा दिया और उसमें हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को बुलाया, मगर पृथ्वीराज को दावत ना दी। ताहम पृथ्वीराज को भी अपने मुखबरों के ज़रिए इस स्वयंवर की खबर हो गई। पृथ्वीराज अपना भेष बदल कर अपने सिपाहियों को साथ लेकर इस स्वयंवर में शरीक हुआ, मगर कोई दूसरा राजा पृथ्वीराज को पहचान ही न सका। रानी शिवगीता जब स्वयंवर में आई तो उसने तमाम राजाओं को क्रॉस किया और पृथ्वीराज तक पहुंच गई और उसके गले में हाथ डाल दिया। तब सारे महल को पृथ्वीराज के महल में मौजूद होने की खबर हुई। पृथ्वीराज शिवगीता को अपने साथी सिपाहियों की मदद से उठाकर ले गया और उसने अपने कुछ सिपाहियों और कमांडरों को उधर ही महल में छोड़ दिया और कुछ सिपाहियों और कमांडरों को कन्नौज की हदूद में रास्ते में भी छोड़ दिया और बाकियों को अपने साथ लेकर अजमेर की तरफ रवाना हो गया। पृथ्वीराज की फ़ौज की तादाद कम होने की वजह से उसके फ़ौजी और कमांडर मरते चले गए, लेकिन इस तरह पृथ्वीराज चौहान शिवगीता को लेकर भागने में कामयाब तो हो गया, मगर उसके बहुत सारे आला कमांडर मारे गए। पृथ्वीराज और रानी शिवगीता की शादी के बाद पृथ्वीराज रानी शिवगीता के हुस्न का दीवाना हो गया और हर वक्त रानी शिवगीता के साथ हरम में ही रहने लगा और सल्तनत और फ़ौज के मामला से भी दूर होने लगा और अपनी जंगी तरबियत की भी परवाह नहीं कर रहा था और ट्रेनिंग में भी शरीक नहीं हो रहा था और तमाम वक्त रानी शिवगीता के साथ हरम के अंदर ही रहता, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान का जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा और फरबा हो गया था और पृथ्वीराज चौहान ख़ुद जंग करने के काबिल भी नहीं रहा। जबकि शहाबुद्दीन गौरी तवातर से ट्रेनिंग कर रहा था। वो हर रोज़ तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, बर्छी चलाने और अपने आप को दुश्मन के वार से महफूज रखने की ट्रेनिंग करता। यहाँ तक कि शहाबुद्दीन गौरी रोज़ाना 8 किलोमीटर दौड़ लगाता और इस तरह वो अपने साथियों को भी रोज़ाना तरबियत देता, उनको घोड़सवारी सिखाता, उनको घोड़े पर बैठ कर तीर चलाना, तलवारबाजी करना सिखाता और उनको हर तरह की जंगी तरबियत दे रहा था। शहाबुद्दीन गौरी ने पूरे 1 साल बाद यानी 1192 में 1,20,000 की फ़ौज तैयार कर रही थी और राजपूतों से जंग के लिए निकल पड़ा। शहाबुद्दीन गौरी ने बड़ी ही आसानी से बठिंडा का किला फतह कर लिया। जब पृथ्वीराज ने ये सूरत हाल देखी तो उसने बाकी हिंदुस्तान की राजपूत रियासतों से मदद मांगी कि वो अफ़गानियों के मुकाबले में उसकी मदद करे और पृथ्वीराज ने 150 के करीब छोटी बड़ी रियासतों को अपने झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने एक बार फिर बड़ी होशियारी से एक बड़ी फ़ौज तैयार कर ली थी, जिसकी तादाद तकरीबन 5 लाख थी, जिसमें 1 लाख घुड़सवार और 30,000 हाथी भी शामिल थे।
पृथ्वीराज की फ़ौज शहाबुद्दीन की फ़ौज से तकरीबन 5 गुना बड़ी थी, लेकिन ये फ़ौज जंग करना नहीं चाहती थी। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात थीं। पहली कि ये सारी फ़ौज पृथ्वीराज की नहीं थी। दूसरा, पृथ्वीराज रानी शोगिता के साथ हर वक्त अपने गोल्डन टेंट में मौजूद होता था और जंग में कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रहा था। और तीसरी वजह, रानी शोगिता के स्वयंवर में पेश आने वाक़ये की वजह से राजाओं का पृथ्वीराज से नाराज़ होना भी था। इसलिए पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को ख़त लिखा और बड़ी हकारत से शहाबुद्दीन को कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो कम अज़ कम अपने सिपाहियों की जान की परवाह करो और वापस अफ़गानिस्तान चले जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और वापसी का महफूज रास्ता दिया जाएगा। शहाबुद्दीन ने इस ख़त का जवाब बड़े तहम्मुल से और होशियारी से दिया। शहाबुद्दीन ने जवाब में लिखा कि गौर सल्तनत का सुल्तान मैं नहीं बल्कि मेरा भाई है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि मैं सुल्तान ग़ियासुद्दीन से मशवरा करके फ़ौज अपनी वापस ले जाऊं। इस जवाब के बाद शहाबुद्दीन ने अपनी फ़ौजों के कैंप उखाड़ के कुछ पीछे कर लिए और राजपूतों को लगा कि फ़िलहाल जंग का ख़तरा टल गया है और शहाबुद्दीन अब वापस चला जाएगा और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। वो सारी रात शराब और रक़्स व सुरूर की महफ़िल से जाते रहे और रक़्स करते रहे कि सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने कमांडरों के साथ जंग की तैयारी करना शुरू कर दी। और सुबह जब पृथ्वीराज की फ़ौज रात के जश्न से थकी हुई थी, तब शहाबुद्दीन की फ़ौज जंग के लिए बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। पृथ्वीराज की फ़ौज शहाबुद्दीन की फ़ौज को देखकर बिल्कुल बुखला गई और उसने जल्दी जल्दी से अपनी सफ़ें दुरुस्त की और जंग के लिए तैयार हो गई। ये जंग सारा दिन चलती रही। इस जंग में शहाबुद्दीन गौरी ने एक ख़ास किस्म की हिकमत अमली भी इस्तेमाल की थी। उसने अपनी फ़ौज के 12,000 सिपाहियों को बिल्कुल रिज़र्व में रखा था ताकि जब पृथ्वीराज की फ़ौज बिल्कुल थक जाए तो उस पर पूरी कुव्वत के साथ हमला किया जा सके। और ऐसा ही हुआ। जब शाम के टाइम पृथ्वीराज की फ़ौज बिल्कुल निढाल हो चुकी थी, तब शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी इस 12,000 की फ़ौज को पृथ्वीराज की फ़ौज पर हमला करने का हुक्म दिया। आदम फ़ौज ने बहुत ही जल्द पृथ्वीराज की फ़ौज का ख़ात्मा शुरू कर दिया और उसके बड़े बड़े कमांडरों को भी मात देना शुरू कर दी। इस फ़ौज ने पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय और इसके कमांडर खांडे राय को भी मार दिया। पृथ्वीराज एक हाथी पे अपनी बीवी शोगिता के साथ सवार था। पृथ्वीराज की फ़ौज भागना शुरू हो गई। जब पृथ्वीराज ने यह सूरत हाल देखी तो अपनी जान बचाने के लिए हाथी से उतरकर भाग निकला, लेकिन शहाबुद्दीन की फ़ौज ने उसे पकड़ लिया और बाद में अजमेर ले जाकर पृथ्वीराज को मार दिया। इस तरह शहाबुद्दीन ने तराइन की दूसरी जंग में अपने से 5 गुना बड़ी फ़ौज को हरा दिया। अब जब पृथ्वीराज भी हार गया तो फिर किसी भी हिंदू राजा की हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा शहाबुद्दीन का सामना करता। इस तरह हिंदुस्तान में पहली मुसलमान रियासत बाकायदा कायम हो गई। अब शहाबुद्दीन गौरी कैसे शहीद हुआ और शहाबुद्दीन गौरी ने किस अपने ग़ुलाम को हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाया और रानी शोगिता के साथ क्या सलूक हुआ, इस सारी तारीख़ के बारे में जानने के लिए आप देखते रहें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।